हमारे वक्ता जो है डॉक्टर प्रशांत तिवारी सर हैं, जो सभी लोग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और सभी लोग उनके इस लेक्चर के लिए बहुत एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि आज उनका लेक्चर जो है स्रोतस चिकित्सा पे है। जो स्रोतस चिकित्सा आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर प्रैक्टिशनर, हर चिकित्सक को उसके लिए बहुत ही आवश्यकता होती है कि हम स्रोतों से कैसे चिकित्सा करें, कि अभी तक सब लोग अपने किसी न किसी एक्सपर्ट डिसीज पे लेकर बात कर रहे थे और अब हम जो है एक स्रोतस को लेके बात करेंगे जिसमें पंचकर्म के सर बताएंगे। सर के लिए मैं एक सर का इंट्रोडक्शन बहुत ही बड़ा है। मैं आज उसे शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन चालू करा तो वो एक सेशन पूरा खत्म होगा। तो सर का जो बीएमएस सर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और एमडी सर का पंचकर्म से पुणे से हुआ है। सर पीजीडीईएमएस यूके से करा है और सर्टिफिकेट कोर्स इन वेस्टर्न स्पा वीएलसीसी से हुआ है। धर्मा आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर के फाउंडर हैं सर और चीफ कंसल्टेंट भी है वहाँ पे। और विगत 8 वर्षों से सर बीना वादिनी आयुर्वेद एवं आयुर्वेद हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर है और पंचकर्म डिपार्टमेंट में सर है। 2017 से सेंट्रल गवर्नमेंट में सर कंसल्टेंट रहे और 2013 से ओजस आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर पे भी कंसल्टेंट है। एकेडमिक एक्सपीरियंस सर अगर सर का बताया जाए तो 8 वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर सर जैसे कि मैंने बताया कि बीटा वादिनी कॉलेज में है और येरला मेडिकल ट्रस्ट जीडी पॉल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ आयुर्वेद खरगार मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और पीजी के समय सर ने 2 सालों तक यूजी स्टूडेंट जो हैं उन यूजी स्टूडेंटों को सर ने टीचिंग करा है, लेक्चर उनको अरेंज करे हैं और वो लेक्चरों में सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन करा है। और वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की ऑर्गेनाइज टीम में सर 2014, 2016, 2018 में रह चुके हैं और नसिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और धर्मा आयुर्वेद एनजीओ के प्रेसिडेंट भी हैं। तो अब मैं सर का, वैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा सर का बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, पर मेन सर का जो लेक्चर है सर का समय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर मार्गदर्शन करें सभी चिकित्सकों और स्टूडेंट को आपके अनुभवों के द्वारा स्रोत चिकित्सा पे। प्रशांत सर, आपका स्वागत है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक अभिवादन करना चाहता हूं वाओ ग्रुप का, अर्पण आयुर्वेद का, और साथ ही साथ अंत में इस बात को कहना चाहता हूं कि वैद्य और मित्र एक साथ जिसको कंबाइन किया गया, वैद्य मतलब नॉलेज और मित्र एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडली बिहेवियर से अगर नॉलेज को शेयर करने का एक मंच बनाया गया है तो वो वैद्य मित्रम है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वैद्यों के लिए मित्रता किस तरीके से हो सकती है। तो वैद्य का मित्र नॉलेज हो सकता है, उसका शास्त्र हो सकता है, उसका ज्ञान हो सकता है और उसका नॉलेज का शेयर हो सकता है, वो किस तरीके से अपने ज्ञान को शेयर करता है। इस सेगमेंट में आज जो विषय हमने देखा है कि विषय हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है स्रोतस और उनकी पंचकर्म उपयोगिता। पंचकर्म मेरा मूल विषय है। स्रोतसों के बारे में जब हम प्रैक्टिस में बैठते हैं या प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में शास्त्र के जो मूल सिद्धांत हैं वो हमारे सामने आते हैं। मूल सिद्धांतों में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, जब हम चरक संहिता का पाठ करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हेतु, लक्षण और औषधि। ये तीनों ट्रायड पे, इन तीनों स्तंभों पर हमारा पूरा चिकित्सा शास्त्र आधारित है। हेतुओं को पकड़ना यानी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखना, लक्षण को देखना यानी कि जो सिम्टोमोलॉजी के साथ पेशेंट आया है उसके ऑब्जर्वेशन और हमारे ऑब्जर्वेशन, वैद्य के ऑब्जर्वेशन, और चिकित्सा के 2 सैद्धांतिक दर्शन, एक शोधन चिकित्सा, एक शमन चिकित्सा। चिकित्सा के 3 अलग सैद्धांतिक दर्शन, देह विपार्श्व चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा और युक्ति विपार्श्व चिकित्सा। युक्ति विपार्श्व चिकित्सा के फिर से मूल 2 विभाजन, शोधन और शमन। उनके 3 अन्य विभाजन, आहार चिकित्सा, विहार चिकित्सा और औषधि चिकित्सा। औषधि चिकित्सा जब हमसे आकलन किया जाता है या वैद्यों से आकलन किया जाता है या पूछा जाता है कि आप किस तरीके से चिकित्सा सोचते हैं, तो हम शुरुआत तो हेतु, लक्षण और औषधि से ही करते हैं और औषधियों को हम अपने अनुरूप, जो हमारी ज्यादा एफिकेसी होती है या फिर ज्यादा अटेंशन हम जिसको देते हैं, हम उस अनुरूप चिकित्सा करना शुरू करते हैं। पंचकर्म का व्यक्ति जब होता है तो पंचकर्म को मूल सिद्धांतिक रूप से लेकर चलता है
औषधियों का जो व्यक्ति होता है वो अलग अलग रिलेशन से प्रैक्टिस करता है, कभी वो रसशास्त्र की प्रैक्टिस करता है, कभी वो द्रव्य गुण की प्रैक्टिस करता है, कभी वो एकल चूर्णियों की प्रैक्टिस करता है, अलग अलग माध्यम से वो प्रैक्टिस में उतरता है। अगर हम स्रोतसों में बात करें तो पहला हम देखते हैं कि स्रोतस दृष्टि जब होती है तो वो किस तरीके से होती है। उनके किसी भी चीज की दृष्टि है वो हेतुओं से होती है। फर्स्ट स्लाइड सर, रसव स्रोतस। जब हम रसव स्रोतस के एग्जाम्पल से चलते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी मूल हृदय और दशधमनियां हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आता है उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस कैसे डिवाइड होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जो डिवीजन है कि वो कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स लेता है जिसके कारण उसे लक्षण क्रिएट होते हैं, और वो लक्षणों के साथ में हमारे सामने आता है। तो हम देखें प्रैक्टिकल व्यू क्या है। लक्षण अरुचि, हमारे पास पेशेंट सपोज अरुचि लक्षण लेके आया जिसमें उसे रुचि नहीं हो रही है, तो वो साइकोलॉजिकल सेगमेंट से भी रुचि हो सकती है, फिजियोलॉजिकल सेगमेंट से भी। भोजन के प्रति भी रुचि हो सकती है, उससे कार्य के प्रति भी रुचि हो सकती है, अरुचि हो सकती है। तो ये जो अरुचि लक्षण के साथ में पेशेंट आता है तो हम उसे कई बार डिप्रेशन सेगमेंट में ले लेते हैं। ये डिप्रेशन तो नहीं हो गया, उसे सब चीजों से अरुचि क्रिएट हुई है। बिल्कुल सही बात है कि रसव स्रोतस की जब दृष्टि होगी तो उसमें मेंटल एंड फिजिकल दोनों ग्राउंड्स पे वो पेशेंट हमारे सामने वो लक्षण लेके आएगा। इसमें सोचने वाली बात यह है कि उसे किस कारणों से अरुचि क्रिएट हुई, ये हमें एक वैद्य को सोचना पड़ता है। तो वो ये सोचता है और वो एक इटियोलॉजिकल फैक्टर हेतुओं का समूह इकट्ठा करता है। गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम संशनात् रसवाहनी दूष्यंती चिंतनामति चिंतया। उसको डिवाइड करता है कि उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में भोजन के प्रति यानी कि गुरु आहार लेना, यानी कि देर से पचने वाली चीजों को ले रहा है, शीतल चीजों का ज्यादा इंटेक कर रहा है, अति स्निग्ध यानी डीप फ्राई चीजों का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहा है, अति मात्रा में भोजन कर रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो भोजन तो नहीं कर रहा। अत्यधिक चिंतन करना, वो लॉजिकल चिंतन भी हो सकता है इन द पॉजिटिव वे, या फिर नेगेटिव चिंतन भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रेस भी हो सकता है। तो इन सभी के कारण उसमें इनमें से कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर मैच कर रहे हैं जिसके कारण उसे अरुचि हो रही है। अब हम जब ये सोचते हैं कि अरुचि ठीक करने के लिए हम उसे काउंसिल करेंगे, देवपाशा चिकित्सा कुछ देंगे, सत्वावजय देंगे या फिर युक्ति देंगे। युक्ति में हम अचानक सोचते हैं कि अरुचि ये लक्षण लेके पेशेंट आया है तो हम इसे दें क्या। शास्त्रों ने इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि सभी प्रकार के जितने भी रसव स्रोतस दृष्टि हैं उनमें हम सर्वलंघन, सभी प्रकार के लंघन दे सकते हैं। अब सर्वलंघन के लिए फिर से तंत्रयुक्ति का प्रयोग करते हुए हम जाते हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 22 में। सारे प्रकार के लंघन वहां मेंशन है, जिसमें स्टार्टिंग के 4 लंघनों में आ जाता है चतुष्प्रकारा संशुद्धि, यानी कि वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरूबस्ती। इन चारों में से आप कुछ भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो रसव स्रोतस की मूल चिकित्सा होगी। ऑथेंटिसिटी हमारा शास्त्र में देता है, युक्ति हम खुद लगाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि अरुचि का पेशेंट है जिसे हम साइकोलॉजिकली देख रहे हैं कि किसी भी चीज में रुचि नहीं बची है उसकी, तो हम उसे वमन प्लेस करते हैं। यही लॉजिक आज हमें समझना है कि ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि हेतु क्या लेकर, लक्षण क्या लेकर आया पेशेंट, उसमें हमने हेतुओं कैसे क्लब किया और चिकित्सा में हमने पंचकर्म कैसे सिलेक्ट किया। अब हमने सिलेक्ट किया अरुचि केस में वमन, तो बड़ी आसानी से हमें ये पता चला कि ये पंचकर्म की उपयोगिता है इस स्रोतस दृष्टि में, जहां पर रसव स्रोतस दृष्टि के कारण उसे अरुचि क्रिएट हुई है। उसके हेतुओं में उसने इन हेतुओं में से कौन सा हेतु सेवन किया है, या फिर उसने गुरु आहार लिया है, या अति शीत लिया है, या अति स्निग्ध लिया है। इसमें आज के एरा के हिसाब से हमें डिजाइन करना चाहिए कि उसमें गुरु की लिस्ट क्या है हमारे सामने। गुरु में हैवी डाइट्स में क्या क्या वो ले रहा है, या नॉन वेजिटेरियन डाइट उसकी बहुत हैवी है, या पनीर का इंटेक बहुत ज्यादा है, या ऐसी चीजों का इंटेक, उड़द का इंटेक बहुत ज्यादा है। ऐसे हमें डाइट प्लान में उसमें क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और उन क्वेश्चनों के साथ हमें ये मिलेगा कि अरुचि जो लक्षण लेके आया है उसमें हम वमन दे सकते हैं। ऐसी आस्य वैरस्यता में वमन दे सकते हैं। हमें क्लब करना पड़ेगा कि उसके हेतु कैसे हो रहे हैं और क्या मैच कर रहे हैं। शरीर में बार बार उल्टियां आने वाली जो सेगमेंट्स हैं उनमें भी हम क्लब करते हैं कि अगर उसे बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं या वमन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें हम विपरीत मार्ग लेके विरेचन करके उसे ठीक कर सकते हैं। विरेचन अगेन लंघन का प्रकार है। रसव स्रोतो दृष्टि में सर्वलंघन उसकी औषधि है और चिकित्सा हमारी विरेचन। गौरवता लेने में, गौरवता अगर पूरी बॉडी में है, पूरी बॉडी में हैवीनेस आ रही है, तो इसका मतलब है कि वात का अवरोध हुआ है, रसव स्रोतस दृष्टि हो रही है। गुरु अन्न लेने से गौरवता क्रिएट हो रही है। उसके गुरु अन्न को बंद करिए और इमीडिएटली निरूबस्ती प्लान आउट करिए, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। अंग के पेशेंट हमारे पास पूरी बॉडी के एक साथ आते हैं। हमें लगता है कि इसे हम वात व्याधि में ले लें,
लेकिन वो अंगमर्द रसवा स्वतः दृष्टि के हेतुओं के कारण अगर क्रिएट होता है तो हमें हेतुओं को क्लब करना चाहिए उनके लक्षणों से, और उस मिक्सिंग के बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि ये शोधन चिकित्सा हमारी मैच कर रही है। अभी हम ये सामान्य बातें कर रहे हैं कि अनुवासन बस्ती देंगे, निरू बस्ती देंगे, लेकिन एक्चुअली क्या ग्रंथ में ऐसे कुछ रेफरेंसेस है? डेफिनेटली है। आप अगर इस पेज के बाद देखें, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संदीप सर, स्लाइड्स दिख पा रही हैं आपको? हाँ सर, दिख रही है, बराबर करेक्ट दिख रही है सर। आपके सामने स्लाइड में रसवा स्रोतस वाली स्लाइड है? नहीं सर, रसवा स्रोतस के बाद की जो स्लाइड है वो है सर। नेत्रों के सामने अंधेरा छाना। हाँ, नेत्रों के सामने अंधेरा छाना। उसके नेक्स्ट स्लाइड चाहिए सर, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। छर्दी, वमन, अरुचि, पांडुरोग, ये वाला सर। राइट सर जी। अब हम देखेंगे ग्रंथों में मल्टीपल रेफरेंसेस हैं इस चीज के कि किन किन चीजों में हमें किस में क्या क्या सिलेक्ट करना है। जैसे आप देखेंगे छर्दी के केस में हमें किससे वमन कराना है, लेकिन हम बोलेंगे छर्दी के केस में फिर से वमन करा रहे हैं। एग्जैक्टली अगर उसने रसवा स्रोतस दृष्टि के हेतुओं का बहुत ज्यादा सेवन किया है तो हम डेफिनेटली इक्ष्वाकु से वमन करा सकते हैं। ये डायरेक्ट इंडिकेशन है ग्रंथ का और चरक कल्पिस्तान में दिया है। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि इक्ष्वाकु से हमने आज तक वमन नहीं कराया तो क्या करा जाए। तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सोचना चाहिए कि जब हमारा बहुत ज्यादा उल्टियां उसे हो रही हैं तो हमें उससे विपरीत मार्ग जाके उसका विरेचन बड़ी आसानी से प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विरेचन प्लेस करेंगे। अरुचि केस में अगर हमें वमन करवाना होगा तो दो डायरेक्ट रेफरेंस आए हैं, अगर आप चरक कल्प में देखें, इक्ष्वाकु का और त्रिवृतादि मोदक का। ये ग्रंथोक्त रेफरेंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम प्रैक्टिस में इनका ही इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझें कि इसमें वमन और विरेचन कराना आसान है और हम इसमें करा सकते हैं। हम कभी भी अरुचि का जो हमारे पास पेशेंट होता है, हम कभी भी ये प्लान आउट नहीं करते कि हम उसमें विरेचन और वमन दें। हम इंटरनल मेडिसिन से और सत्वावजय चिकित्सा से उसको ट्रीट करना चाहते हैं। यही इस सेशन में हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हर वैद्य को कि आप छोटे लक्षणों के साथ भी जब पेशेंट आता है तब भी आप शोधन को सोच सकते हैं, उसका लॉजिकल थॉट है, और उस लॉजिकल थॉट के साथ साथ में ये भी है कि उसके रेफरेंसेस हैं। पांडु रोग में बहुत सारे रेफरेंस यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं चरक कल्पस्थान में जीमूतक का यूज है, व्योषादि मोदक का यूज है, गोमूत्र भावित चूर्णों का योग है, पांडुहर क्वात का योग है और निरू बस्तियों का भी योग है। ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स पे आप देखें कि बस्ती, वमन और विरेचन बड़ी क्लियरली पांडु में देने के लिए कहा है। हम पांडु को अगर बार बार कंपेयर करेंगे कि वो एनीमिया सिचुएशन है तो हमें हमेशा खेद रहेगा, लेकिन जब हम पांडु के करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम ये सोचते हैं कि पांडु मतलब कि एनीमिया, इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन पांडु के जो लक्षणों के साथ हमारे पास पेशेंट है और उनके हेतु अगर रसवा स्रोतस के हेतुओं से मैच करते हैं, स्टॉप द हेतु, इमीडिएटली प्लान सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो पंचकर्म बड़ी आसानी से आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद है अग्निमांद्य का पेशेंट हमारे सामने आता है रसवा स्रोत दृष्टि के कारण, उसने गुरु अन्न लगातार लेता है, सुबह दोपहर शाम उसकी डाइट प्लान इस तरीके से है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट वर्किंग है, वो बहुत ज्यादा चिंतन करता है। ऐसे लक्षणों के साथ जब पेशेंट आता है तो हम कल्याणक गुड़ का कभी यूज नहीं करते। कल्याणक गुड़ से विरेचन करने से अगर पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और उसकी स्ट्रेस की सिचुएशन के कारण उसको पांडु जैसे लक्षण क्रिएट हो रहे हैं, उसकी बॉडी नहीं ग्रो अप कर पा रही है, वो लगातार एग्जॉस्टेड रहता है, तो आप बड़ी आसानी से विरेचन देके ही पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ग्रंथ का पूरा आधार यूज करके आप बड़ी कम मात्रा में औषधियों का इस्तेमाल करके आप पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं और कंप्लीटली हील भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमें मिस नहीं करना है, ग्रंथ से लक्षणों को चेक करना है और उन लक्षणों के साथ हेतुओं को जरूर चेक करना है। ये तीन ट्रायड पे अगर हम काम करते रहेंगे तो हमें हर सेगमेंट में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मंदाग्नि और अरुचि कंडीशन में बस्तियों का यूज आया है, निरू बस्तियों का इसलिए प्रयोग करने आया है मंदाग्नि में। जैसे बोला जाता है कि शोधन को मंदाग्नि में नहीं यूज करना, लेकिन रसवा स्रोतस की जितनी भी बीमारियां हैं वहां लिखा है कि लंघन ही आपकी मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी। लंघन में भी वैसे शोधन आप इस्तेमाल करें जो कि आपकी अग्नि को दीप्त करें और रसवा स्रोतस की जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको आप कवर कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, स्लाइड यहाँ पर मुझे शो नहीं हो पा रही है। हाँ 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 हाँ,
नलिनी के हस्बैंड। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, आपको देखिए जब आना ना, आप थोड़ा लेट भी आ सकते हैं। जब उसको चाय पी के, शहनाबाद जी, है ना, चाय पी लेंगे, 1-2 टोस्ट वोस्ट खिला देंगे, ब्रेड खिला देंगे। शहनाबाद जी आपको जी सर, कंटिन्यू करिए सर, हो गया जी सर, सॉरी सर जी। नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रक्तवा स्रोतस। उसी तरीके से रसवा स्रोतस में हमने देखा कि हमारा जितना भी चिकित्सा सिद्धांत था वो 3 सेगमेंट में विभाजित था, हेतु, लक्षण और औषधि। उसी तरीके से हम रक्तवा स्रोतस में जब जाते हैं, हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट उन हेतुओं का सेवन करते हुए आते हैं, हम उसे एनालाइज नहीं कर पाते कि रक्तवा स्रोतस के ये लक्षण इन हेतुओं के कारण क्रिएट हुए। कई बार हमारे सामने पेशेंट आता है कि उसे बहुत ज्यादा नेजल ब्लीड होती है, हम अचानक एक ट्रीटमेंट सोचते हैं कि इसकी शमन चिकित्सा कैसे करी जाए, इमीडिएटली इसे कैसे रोका जाए। लेकिन हम ज्यादातर जब प्रैक्टिस में बैठते हैं और ये देखते हैं कि पेशेंट एक बार नाक फूटने के कारण या फिर नाक से खून आने के कारण हमारे पास नहीं आता, मल्टीपल टाइम जब उसे ऐसा होता है और उसकी हिस्ट्री लॉन्ग होने लगती है तब वो हमारे पास आता है। ऊर्ध रक्तपित्त की अवस्था में जैसे ही हमें ये पता चलता है तब हम ये बोलते हैं, और वो उस टाइम नहीं आता जब एक्यूटली उसे ये नाक से खून बहता रहता है। कई बार वो ये बताता है कि सर थोड़ी सी भी गर्मी होती है मेरे को खून आने लगता है। हम ये देखे बिना हम अचानक दुर्वासोरस का यूज करते हैं उसको रोकने के लिए, इंटरनल उसे शीट मेडिसिन देने लगते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग देखें मेडिसिन की तो काफी हो जाती है इन चीजों के साथ। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि हमें इतनी चीजें देनी है, लेकिन आपको अगर कम कॉस्टिंग में उसको 100% रिजल्ट देने हैं तो आपको सिर्फ एक एनालिसिस ये देखना है कि उसके जो डाइट प्लान्स हैं वो कैसे हैं। तो इसमें लिखा है विदाही अन्नपानानि स्निग्धानि द्रव्यानि उष्णानि च। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं जो पेशेंट रेगुलरली लेता रहता है। उसकी स्पाइस डाइट हिस्ट्री बहुत रहती है, वो स्पाइसी फूड बहुत लेता रहता है, वो बहुत ज्यादा गर्म खाना खाना पसंद करता है, वो बहुत ज्यादा आतप सेवन, मतलब कि बाहर धूप में उसकी वर्किंग बहुत रहती है, हो सकता है उसको बाहर घूमने वाले काम बहुत ज्यादा हो। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स जो हमारे सामने हैं कि बहुत ज्यादा वायु का सेवन करता है, भजताम च आतप अनिलहु। ऐसे कॉम्बिनेशन के सामने उसकी जो वर्किंग हिस्ट्री है वो अगर हम एनालाइज करते हैं और रक्तपित्त का पेशेंट हमारे सामने आता है ऊर्ध्व रक्तपित्त की अवस्था में, तो बड़ी आसानी से हम सिर्फ ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन प्लेस करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज अ यूटिलिटी ऑफ पंचकर्म इन रक्तपित्त अवस्था। हमारे पास अगर अधोग रक्तपित्त का पेशेंट आता है, पीआर ब्लीड का आता है, पीवी ब्लीड का पेशेंट आता है, हम अचानक ये सोचने लगते हैं कि क्यों हो रहा है, लेकिन रक्तपित्त का मूल आधार जो है वो रक्तवस्रोतस दृष्टि है। हम उसकी डाइटरी हिस्ट्री से विदाही अन्नपानी, स्निग्ध, उष्ण, द्रव, इन सेगमेंट्स को निकालें और उसे इन चीजों के लिए मना करें विथ लॉजिक, उसे समझाएं कि इसके कारण आपकी बॉडी हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इमीडिएटली पीआर पीवी ब्लीड के जो पेशेंट्स हैं उनमें हम वमन प्लेस करें तो हमें इमीडिएट रिजल्ट आने लगते हैं। और कई पेशेंट्स में हम लोग देते भी हैं। एबनॉर्मल पीवी ब्लीड के जो पेशेंट हैं, पीसीओडी की सिचुएशन में भी अगर आपने रॉन्गली भी इंटरप्रेट किया और आपको वो पीवी ब्लीड रॉन्ग टाइम पे हो रहा है और ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उन सिचुएशंस में भी आप वमन प्लेस करके बेनिफिट ले सकते हैं। हमें स्रोतसों से एक चीज का ज्ञान हो जाता है, हेतुओं के बारे में हम फुल लाइन पे आ जाते हैं कि ये उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, ये उसके हेतु हैं जो कि ग्रंथोक्त हैं। चरक विमान स्थान 5 में एकदम स्पेशली उसको मेंशन किया गया है। उन हेतुओं के कारण जो लक्षण क्रिएट हुए हैं चरक सूत्र स्थान 28 में उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। उनकी चिकित्सा के मूल सिद्धांत भी क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर भी अगर आप देखें रक्तवा स्रोतस में तो उन्होंने विधि शोणित अध्याय को यूज करने के लिए कहा। विधि शोणित अध्याय में भी क्लियरली विरेचन और रक्तमोक्षण हमारे मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जिसमें एक्सेसिव लीट यानी कि अति प्रवृत्ति हो रही है किसी स्रोतस की, तो उसमें उसकी मार्ग के विरोध में चिकित्सा करना बड़ा आसान रहेगा। अगर एक्सेसिवली उसे रक्तपित्त थ्रू मोशंस हो रहे हैं, अगर वो उसे पीआर ब्लीड बहुत ज्यादा हो रहा है, पीवी ब्लीड बहुत हो रहा है, कारण क्या होता है, हम उसकी अन्य संप्राप्तियों में पहुंचते हैं। हम सिर्फ उसे अर्श के अनुरूप देखते हैं, सिर्फ हमें उसे पीवी ब्लीड हो रहा है वैसे देखते हैं कि उसे मेट्रोमेनोरेजिया का पेशेंट है। हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअली वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है और उसमें हम इजी वे में कौन से शोधन को यूज कर सकते हैं। आप देखें कि कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसमें रहता है कि मल मार्ग में पाक हुआ है, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार वो एक्सेसिवली ब्लीड बताता है, हमें ब्लीडिंग भी हो रही है और साथ साथ में बहुत ज्यादा बर्निंग भी हो रही है, तो हम सीधे ये कहते हैं कि उसको जो है कि फिशर हो गया डायरेक्टली। देखिए विदाउट पीआर एग्जामिनेशन
अगर आप रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करते और उसमें अगर आपको वहां पर कोई लीजन नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि बर्निंग बहुत ज्यादा है और रेडनेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मल मार्ग का पाक भी हो सकता है, जो कि रक्तवसोतस दृष्टि है। इन केसेस में हम शीतल मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन अगर हम उसमें वमन प्लेस करें तो हमें इमीडिएट रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ग्रंथ हमें पहले वमन का इंडिकेशन दे रहा है, उसके बाद इंटरनल मेडिसिन में शीतल मेडिसिन को यूज करने के लिए कह रहा है। ये सेकंड एग्जांपल है रक्तवसोतस में हम जो लेते हैं। प्लीहा वृद्धि के पेशेंट जनरली हमारे पास नहीं आते हैं, मेरे पास तो अभी तक प्लीहा वृद्धि से स्पेसिफिकली पेशेंट ट्रीट कराने नहीं आया। कई बार इनडायरेक्टली उसमें ऐसा होता है कि प्लीहा वृद्धि उसमें है और रसवसोतस दृष्टि में पांडुता लक्षण है और साथ में कॉम्बिनेशन में प्लीहा वृद्धि है, तब हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं। वहां पर जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है प्लीहा वृद्धि में भी और पांडुता में भी, वहां कॉमनली जो विरेचन है उसको प्लेस करते हैं, क्योंकि प्लीहा वृद्धि में भी विरेचन इंडिकेटेड है और पांडु में भी विरेचन इंडिकेटेड है। दोनों में मूलतः सिर्फ त्रिवृत का यूज करके हम विरेचन अगर प्लेस करें तो बड़ी आसानी से पांडु और प्लीहा वृद्धि दोनों के पेशेंट में हम अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड। विद्रुदी, नीलिका, कामला, व्यंग, पिपलू, तिलकालका, दद्रु, चर्मदल, श्वित्र, पामा, कोठ, इन सारी सिचुएशंस में अगर आप देखें तो विरेचन इंडिकेटेड बताया गया है। विरेचन का इंडिकेशन आप इन सभी स्किन डिसऑर्डर्स में बड़ी आसानी से, जैसे ही पेशेंट आपके सामने आता है आप उसमें डेफिनेटली प्लेस करें। जब हम ये नहीं करते हैं तभी ये प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा फेस करनी पड़ती है। कारण क्या है कि हमारे पास स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं, संदीप सर के पास बहुत सारे पेशेंट स्किन के आते हैं, उनकी स्पेशलाइज स्किन प्रैक्टिस भी है। पेशेंट हमसे ये चाहता है, एक्सपेक्ट ये करता है कि जैसे हम आ रहे हैं डॉक्टर के पास या वैद्य के पास, इमीडिएटली हमें कोई रिजल्ट दिखे। शोधन के माध्यम से जैसे ही हम उसमें विरेचन प्लेस करते हैं इन सारे स्किन डिसऑर्डर्स में, इमीडिएटली लीजन ड्राई हो जाते हैं। उनके स्नेहपान करते हुए जैसे ही हम शाखा से कोष्ठ में पेशेंट के दोषों को लाते हैं, वैसे ही दोष बहुत हद तक कवर में आ जाते हैं। जैसे ही कोष्ठ से उनका रेचन करवाते हैं हम, इमीडिएटली हमें रक्तवसोतस में रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। नीलिका में, कामला में, व्यंग में, पिपलू में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि छोटे छोटे स्किन लीजन के नाम से हैं, लेकिन ये स्किन डिसऑर्डर में इमीडिएट विरेचन प्लेस करने से हमें रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किस चीज से विरेचन करें? बहुत आसानी से लिखा हुआ है यहाँ पर, कुष्ठ में सप्तला शंकनी से करें, भावित चूर्ण से करें, कल्याणक गुड़ से करें। आप कल्याणक गुड़ का प्रिपरेशन देखें, बड़ा आसानी से कल्याणक गुड़ बनता है, हम क्लिनिक में रखते हैं एज अ विरेचन योग। उसे सिंपल पेशेंट को देते हैं विद गुड पैकिंग, उसे समझाना रहता है कि इसको आपको लेना है। विरेचन की जो मेथोडोलॉजी है उसमें स्नेहपान जो हमें करवाना है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देख कराना है। मैक्सिमम जो रक्तवसोतस में है हम उनमें पंचतिक्त महातिक्त का प्रयोग करते हैं इंटरनल स्नेहपान के लिए। सिंपल मेथोडोलॉजी है। कुष्ठ और कुष्ठ के पेशेंट मैक्सिमम आपके पास आते हैं, रक्तवसोतस दृष्टि के हेतुओं से अगर वो मैच कर रहे हैं, इमीडिएटली गो फॉर द विरेचन ट्रीटमेंट। अगर वो रसवसोतस दृष्टि से आ रहे हैं तो किस एरिया में लक्षण है, उनके साथ कौन से हेतु मैच कर रहे हैं, पहले आप हेतु को बंद करिए और इमीडिएटली उस शोधन को प्लान आउट करिए। वहां वमन भी हो सकता है, विरेचन भी हो सकता है, बस्तियां भी हो सकती हैं, जैसे हमने पास में डिस्कस किया। रक्तवसोतस में मूलतः विरेचन हमारी मेर प्रायोरिटी है और चंदनादि नीरू का बहुत ज्यादा यूज किया है। यहाँ पर आप देखें विसर्प में यूज करने के लिए आया है यष्टि आदि बस्ती। यष्टि आदि बस्तियों का रेफरेंस चरक सिद्धि स्तंभ 3 में आया है। चरक सिद्धि स्तंभ 3 एक ऐसा सेशन है जहां पर स्मॉल स्मॉल बस्तियों के इतने ज्यादा इंडिकेशन है जो कि आप बहुत कठिन कठिन सिचुएशन में, एक्सेसिवली अगर बॉडी में रैशेज आ रहे हैं, विसर्पण हो गया है, कंप्लीट बॉडी आपके सामने बड़ी बैड कंडीशन में आती है, एक बैड शेप में पेशेंट आता है कि पूरी बॉडी रैशेज में भर गई है और पूरी बॉडी रेड हो गई है, ऐसी एलर्जिक सिचुएशन में जिसमें विसर्पण बहुत ज्यादा है, सिर्फ यष्टि आदि बस्ती का इमीडिएटली प्लान विरेचन के तुरंत बाद अगर आप करते हैं तो 7 to 10 डेज में आपको मल्टीपल रिजल्ट्स आने लगते हैं। कारण क्या है कि अगर हम शोधन प्लान करे बिना इमीडिएटली शमन से ही चिकित्सा करने लगते हैं तो शोधन जो शमन के जो चीजें हैं कि दोषों को धीरे धीरे करके कम करना, ये वाला प्रॉब्लम हम बहुत फेस करते हैं बीइंग अ प्रैक्टिशनर। लेकिन अगर हम शोधन प्लान आउट करते हैं तो हमें इमीडिएटली रिजल्ट आने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मांसवसोतस। मांसवसोतस में अगर हम देखें तो स्नायु और त्वचा ये उसके मूल कंडीशन है। मांसवसोतस की जो चिकित्सा सिद्धांत रूप बताया गया है, वहां आप देखेंगे चिकित्सा सिद्धांतों में ही उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको
संशोधन, क्षारकर्म और अग्निकर्म का प्रयोग करना है। संशोधन इसकी मूल चिकित्सा है। हमारे पास मल्टीपल टाइम ऐसे पेशेंट आते हैं, क्योंकि मांसवासोतस मैं इसलिए ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहता हूं क्योंकि इसके पेशेंट हमारे पास वैद्यों के पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि अर्बुद के, मांसकीलक के, गलशुंडी के, पूती मांस के, एलर्जी के, गंडमाला के, उपजीवा के, गलगंड के, ये सारे जो कंडीशंस हैं ये हमारे सामने पेशेंट आता है। कई बार लॉन्ग टर्म टॉन्सिलाइटिस, एडिनोइटिस, बहुत सारी ग्रंथियां निकल आना, पूरी बॉडी में सिस्ट रहना, कहीं पर भी नेक्रोस सिचुएशन क्रिएट होना, ये सब मांसदुष्टि के लक्षण है। ऐसे मल्टीपल जो फेजेस हैं उसमें आप देखें चिकित्सा बड़ी आसानी से बताई गई है, लेकिन मैं चिकित्सा से भी पहले आपको बार बार ये कहूंगा कि आप उसके हेतुओं को जरूर चेक करें। हेतु जो है इसमें अभिसंधि आहार के बारे में बहुत स्पेसिफिकली कहा है, और ऐसा आहार जो बहुत धीमे धीमे पचता है वो भी मांसवासोतस को खराब करता है। अभिसंधि की लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल जो आजकल पैक्ड फूड मटेरियल है, स्पेशली दही से बने हुए आइटम है, मायोनीज सॉसेज हैं, मल्टीपल वेराइटी की सॉसेज हैं टोमेटो केचप को छोड़कर, जो अदर सॉसेज हैं जो वाइट बेस पे बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी अभिसंधि कैटेगरी में आती हैं। गुरु आहार बहुत ज्यादा हैवी डाइट का लेना, पनीर का इंटेक बहुत ज्यादा करना, ड्राई फ्रूट्स का इंटेक एक्सेसिव क्वांटिटी में करना, नॉन वेजिटेरियन डाइट का बहुत ज्यादा इंटेक करना, एग का इंटेक एक्सेसिव क्वांटिटी में करना, ये सब भी आपको मांसवासोतस दृष्टि क्रिएट करता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारे फीमेल्स और मेल ये कहते हैं कि हमको दिन में सोने की आदत है। जो दिन में सोने की आदत है वो दिवा स्वाप भी आपकी मांसवासोतस दृष्टि क्रिएट कराता है, और उस दृष्टि में हमें चिकित्सा को पंचकर्म के रूप से किस तरीके से देखना है, अगर हम देखें तो हमें मिलता है ये बहुत सारे जो अपर रेस्पिरेटरी, अपर जोन के डिसऑर्डर हैं, जो ऊर्ध्व जत्रुगत के डिसऑर्डर हैं, स्पेशली मुख के डिसऑर्डर, कंठ के डिसऑर्डर, इन सब में स्पेसिफिकली हमें शिरोविरेचन यानी कि शोधन नस्यों का प्रयोग करना चाहिए। हम शोधन नस्यों को ज्यादातर प्रैक्टिस में यूज नहीं करते। ज्यादातर हमारी प्रैक्टिस में अणु तेल या कि सिंपल षड बिंदु तेल, पंचेंद्रीय वर्धन तेल, इनका इस्तेमाल होता है। इनसे भी कम कॉस्टिंग के जो तेल हैं उनका इस्तेमाल हम शोधन के रूप में कर सकते हैं। देखिए अगर आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यहां पर गलगंड, गंडमाला ऐसे कंडीशंस में जो वमन और विरेचन के लिए प्रयोग करने के लिए आया है, वो सिंपल आया है कि इक्ष्वाकु से आप वमन कराएं और गोमूत्र भावित चूर्ण योग जो चरक कल्पस्थान में बताएं उससे आप विरेचन करा दें। सिंपल बताया। शिरो विरेचन करने के लिए इन्होंने स्पेसिफाइड ड्रग जो है वो चरक में नहीं दिए। सुश्रुत के उत्तर तंत्र में शिरो विरेचन के प्रयोग, अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में शिरो विरेचन के प्रयोग बहुत आसानी से यूज करें। उनमें भी सिर्फ सरसप तेल का इस्तेमाल करके कम कॉस्टिंग में आप नासा का शोधन करा सकते हैं, और मल्टीपल मांसवासोतस के जो अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट हुई है उनमें सिर्फ सरसप तेल से लगातार शिरोविरेचन करा के आप लाभ ले सकते हैं। उसी तरीके से वचा तेल कम मात्रा में यूज करके आप शिरोविरेचन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर गंडमाला की जो सिचुएशन है, स्पेशली जो एडिनोइटिस के मल्टीपल जोन्स क्रिएट होते हैं, उनके जो पेशेंट आपके सामने आते हैं, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैक्सिमम पेशेंट तो यंग एज में रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। उन छोटे बच्चों में जो कि 6 साल से ऊपर मात्रा में है, उनमें लघु विरेचन या कम मात्रा में नित्य विरेचन को डेफिनेटली यूज करना चाहिए। हमारा शास्त्र हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि हमें मांसवासोतस में संशोधन हमारी मूल चिकित्सा है, उसके बाद चिकित्सा अग्निकर्म, उसके बाद है क्षारकर्म। ये हमारे यहाँ क्लियरली मेंशन है। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें उन संशोधन में से कौन सी चीज यूज करनी है। जब ऊर्ध्व जत्रुगत का एरिया है तो संशोधन करने के लिए नस्य शोधन नस्यों का प्रयोग करना है। यहाँ पर ऐसी अवस्था है क्योंकि ऊर्ध्व एरिया में तो हम विरेचन के माध्यम से इसमें जल्दी लाभ ले पाएंगे। वमन कराना अगर उस कंडीशन में फीजिबल नहीं है, जो पेशेंट 6 साल से छोटा है या फिर 60 ईयर से ऊपर है, तब सर आवाज आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड, मेद व स्रोतस वाली स्लाइड। मेद व स्रोतस की जो सिचुएशन है उसके मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे ही हम मेद सुनते हैं हम सिर्फ और सिर्फ स्थौल्य के बारे में सोचते हैं। देखिए स्थौल्य जो है वो इन जनरलाइज मेदो व स्रोतस दृष्टि है, लेकिन स्पेसिफिकली हम देखें कि किसी भी स्थान पे मेद की दृष्टि होना, यानी कि एक सेलुलर लेवल पे भी अगर मेद बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाएगा। देखिए स्रोतस दृष्टि 4 भागों में विभाजित करी गई। एक सेगमेंट है अति प्रवृत्ति, दूसरा है संग।
तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ संघ की संप्राप्ति होगी, अति प्रवर्तन भी हो जाएगा, मेद अपनी जगह से जाके दूसरी जगह पे भी ब्लॉक हो सकता है। जिन स्थानों पे मेद की संचिति होना चाहिए उनको छोड़कर भी अगर वो होने लग जाए तो भी वो अति प्रवृत्ति और विमार्गमन की कॉमन संप्राप्ति है। तो ऐसी संप्राप्तियों के साथ भी पेशेंट हमारे सामने आते हैं। हम जनरली ये सोचते हैं कि विमार्गमन अगर हुआ है तो हम सिर्फ दोषों के अनुरूप चिकित्सा करें। अगर हम स्रोतस के अनुरूप चिकित्सा करते हैं तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास उसके हेतु स्पेसिफाइड है, उसके लक्षण स्पेसिफाइड है, उसकी चिकित्सा स्पेसिफाइड है। तो जैसे हम मंद बुद्धि के जो वैद्य होते हैं उनके लिए तो भैया स्रोतस चिकित्सा बड़ी बढ़िया है। अपन शुरू कर रहे हैं तो हेतु भी हमारे सामने है, लक्षण भी हमारे सामने और चिकित्सा भी हमारे सामने। तो मेदो व स्रोतस दृष्टि के जब पेशेंट हमारे सामने है तो बहुत सारे पेशेंट से आप पूछे एक्सरसाइज करते हो तो बोलता बिल्कुल नहीं करते, व्यायाम नहीं करना उसका पहला हेतु। दिन में सोते हो? हाँ सर बहुत बार सो जाते हैं, कई बार दिन में काम नहीं रहता तो हम सोते हैं। मेदस्वी जीवों का मांस खाना ऐसा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे जब ये पूछते हैं आप किस टाइप की डाइट लेते हैं तो मेदस्वी चीजों के कारण जो वसा का जितनी संचिति होती है उनसे ही तरतम भाव से हमें एग्जैक्ट पता करना चाहिए कि उसका फैट इंटेक कितना है। इसका मतलब है वो बटर कितना खा रहा है, उसके साथ साथ में उसका चीज का इंटेक कितना है, उसका पनीर का इंटेक कितना है, साथ ही साथ वो उसमें जो आउटिंग कितनी है, उसके साथ साथ में उसका चीज साथ साथ में पिज्जा का इंटेक कितना है। और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं जो हमें बताते हैं कि ये मेदस्वी चीजों के कारण यानी कि वसा का डायरेक्ट इंटेक आप कर रहे हैं। इन हेतुओं के कारण एक लक्षण क्रिएट होता है, एक प्रमेय, एक है अतिस्थूलता। अतिस्थूलता जो लक्षण है वो हमारे सामने मैक्सिमम पेशेंट ओबेसिटी के आते हैं। हेलो, अतिस्थूलता के पेशेंट हमारे सामने आ जाते हैं और हम उन्हें सिर्फ ओबेसिटी के हिसाब से देखते हैं। हमें सबसे पहले जब ओबेसिटी का पेशेंट हमारे सामने आता है तो हमें उसमें उसके हेतुओं को, जो उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसको अलाइन करके उसको समझाना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज मॉड्यूल करना है, दिन में सोना बंद करना है, साथ साथ में आपकी डाइट पैटर्न में ये चीजें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। और वारुणी सेवन, स्पेसिफिकली बियर का इंटेक जो लोग करते हैं उसमें प्रमेय और अतिस्थूल के लक्षण बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अब हमें इसमें पंचकर्म की उपयोगिता क्या है स्रोतोदृष्टि में वो देखना चाहिए। तो प्रमेय में क्लियरली बताया गया है कि जिनका बल अच्छा है, अब ये बल एनालिसिस हम कैसे करें? बल एनालिसिस के लिए चरक विमानस्थान अध्याय 8 में उन्होंने उसके एक्सरसाइज मॉड्यूल को चेक करने के लिए बोला कि उसका बल जो है वो सहज लेवल से, मतलब कि इनहेरेंटली जब वो पैदा हुआ जब से बल अच्छा है या फिर उसको जेनेटिकली बल अच्छा मिला है, तो उसके एक्सरसाइज पैटर्न को चेक करना चाहिए। वो कितनी देर में एग्जॉस्ट हो जाता है, कितनी जल्दी थकता है, इसके बारे में इंक्वायर हमें पूछना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र में इंडिकेट करता है चरक विमानस्थान अध्याय 8 के थ्रू कि आपका बल परीक्षण किस तरीके से होना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज के बाद वो थकता है और कितना व्यायाम करने की उसकी क्षमता है, ये उसके इंटरनल बल के बारे में बताता है। यही बल जो है मैक्सिमम जगहों पे लिखा हुआ है कि अगर बल अच्छा है पेशेंट का तो आपको शोधन कराना है, बल अच्छा है तो आपको ये कराना है, तो उसका एक्सरसाइज मॉड्यूल आपको चेक करना चाहिए और मानसिक बल को अच्छे से चेक करना चाहिए। क्या वो इन चीजों को जब हम उसके एसओपीज पूरे समझाते हैं कि पहले दिन आपको ऐसा लेना पड़ेगा, ये डाइट लेनी पड़ेगी, इस तरीके से खाना पड़ेगा, अगर आप फ्रेंकली उस एसओपी को पेशेंट को समझाते हैं तो उसे ये समझ में आता है कि हमें ये हम कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि जब हम वैद्य उसे समझाते ही रहते हैं तब वो बोलता है सर मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि अगर आप इसे नहीं कर पाते, अगर वो पेशेंट इस एसओपी को फॉलो नहीं कर सकता वमन के या विरेचन के, तो हमें उसे प्लेस नहीं करना चाहिए। अगर वो इसे कर सकता है तो हमें डेफिनेटली जो प्रमेय में डायरेक्टली इंडिकेशंस आए हैं वमन कराने के, विरेचन कराने के, बस्तियां कराने के, अनुवासन बस्ती कराने के, उसको यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रमेय में विरेचन कराने के लिए सिर्फ सुधा और कल्याणक गुड़ मोदक का यूज करने के लिए कहा है। कल्याणक गुड़ हमें देखने में बड़ा लगता है कि ये नाम इतना बड़ा है, लेकिन आप उसका ट्रीटमेंट मॉड्यूल देखेंगे बड़ा आसानी से उसे यूज किया जा सकता है। फिर आप चरक कल्पिस्तान में रासनादी निरू बस्तियों का प्रयोग आया है, सैंध्यवादी अनुवासन बस्तियां आई हैं, बड़ी आसानी से सैंध्यवादी अनुवासन बस्ती जो कि मार्केट प्रिपरेशन भी है सैंध्यवादी तेल, आप उसकी अनुवासन बस्तियों को लगातार इस्तेमाल करके इंटरनल लिब्रिकेशन भी दे सकते हैं, विमार्गमन की संप्राप्ति को भी ठीक कर सकते हैं, अति प्रवृत्ति जो मेद की एक जगह से दूसरी जगह हो रही है उसको भी देख सकते हैं। प्रमेय में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहे हैं जो कि वात के अनुलोमन न होने की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, उसमें भी आप सैंध्यवादी अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं।
विडंग आदि तेल को हमें लगता है कि विडंग अंदर जाके बहुत ज्यादा ऊष्मा क्रिएट करेगा, लेकिन हम उसे सौम्य तेल जैसे कि तिल तेल के साथ अगर उसमें भावना देके बनाते हैं या फिर उसे मिक्स करते हैं बेस तेल बनाकर, तो हमें विडंग आदि तेल के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक जो अंत में मैं बस्ती बता रहा हूं, जो आप यूज करते होंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे वैद्य यूज करते भी होंगे, जो स्किन डिसऑर्डर में आज तक मैक्सिमम यूज होती है, लेकिन वो एक्चुअली मुस्तादी यापन बस्ती जो चरक सिद्धि स्तन अध्याय 12 में यापन बस्तियों के रूप में आई है, जो एनी सीजन, एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन में दी जा सकती है, वो है मुस्तादी यापन। प्रिपरेशन थोड़ी कठिन है, लंबी प्रिपरेशन है। अगर आप देखेंगे चरक सिद्धि स्तन में मल्टीपल चीजों का यूज करा जाता है, लेकिन इसके रिजल्ट आपको किसी भी प्रकार के प्रमेय, जो डिफिकल्ट प्रमेय हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, पेशेंट जिसमें बार बार आप कोशिश करते हैं लेकिन उसकी शुगर कवर नहीं होती, उसका वेट कवर नहीं होता, उसका वेट लॉस नहीं होता, कई कारणों से हम बहुत कोशिश करते हैं इंटरनल मेडिसिन से, लंबे टाइम के डाइट प्लान बनाते हैं, तब भी वेट रिड्यूस नहीं होता, उनमें आप इन बस्तियों का इस्तेमाल करके इन कॉम्बिनेशन संध्यवादी तेल और मुस्तादी यापन, ऐसे कॉम्बिनेशन 30 डेज के या 16 डेज के प्लान करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखें इसमें, तो विट खदीर के क्वाथ की बस्ती बताई गई है चरक सिद्धि स्तन अध्याय 10 में। विट खदीर की, ये जो विट खदीर है वो इतने तेजी से लेखन करता है, इसको मार्केट में हमें मिलता भी है विट खदीर बड़ी आसानी से। खदीर का जो गुण है वो एक्सेसिव कषाय रसात्मक है, जितना भी ओवर क्लेद हुआ है, यानी कि अति प्रवृत्ति हुई है एक प्रकार से संप्राप्ति में और अवरोध के कारण वो क्लेद बढ़ता जा रहा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मेद व स्रोतस में आपको अच्छे से ध्यान देना है कि प्रमेय और जो अति स्थूल के लक्षण है, इन दोनों में ही बड़ी आसानी से हमें ऐसी लेखन बस्तियों का प्रयोग करें। जनरली हम क्या करते हैं, लेखन बस्ती त्रिफलादी बस्तियों का यूज करते हैं। ये कुछ ऐसी बस्तियां हैं जो ग्रंथ में स्पेसिफिकली इन कंडीशंस के लिए बताई हैं। इनकी कॉस्टिंग मैंने देखी तो मुस्तादी यापन की कॉस्टिंग बस बहुत ज्यादा है, अदरवाइज जो मेडिसिन कॉस्टिंग है वो इन सारी मेडिसिन की बहुत कम है। देखिए, बीइंग अ वैद्य हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी मेडिसिन की कॉस्टिंग कम हो और रिजल्ट उसके बहुत ज्यादा हो। कारण क्या है कि जितना हम पेशेंट को जब ये मेडिसिन देते हैं तो उसकी कॉस्टिंग हमें कम पड़नी चाहिए, लेकिन पेशेंट को जो हमारे जनरल रेट है उसी पे जाए, तो इससे हमें मैक्सिमम पेशेंट का हम लाभ भी दे पाएंगे और साथ ही साथ इन द्रव्यों का कलेक्शन करके हम एक यूनिक एसओपी भी बना पाते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बनाए कि ये इन कंडीशंस में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ग्रंथ हमें इसका लाभ देता है। ग्रंथ के रेफरेंस अगर हमारे सामने रहते हैं तो हम ये स्पेसिफिकली बता पाते हैं कि ये डिजीज थी, ये उसके लक्षण थे, इन सिद्धांतों के बेसिस पे हमने उसमें ये चिकित्सा करी, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अस्थि व स्रोतस। मैक्सिमम पेशेंट एक वैद्य की प्रैक्टिस में, जनरल प्रैक्टिस जब वो शुरू करता है तो आते हैं अस्थि व स्रोतस के। हर व्यक्ति बोलता है सर हमें पैरों में दुखता है, दांतों में दुखता है, ये सिचुएशन है। कई बार हम जब कॉस्मेटिक क्लिनिक खोलते हैं तो सबसे बड़ी कंडीशन आती है खालित्य की। बहुत ज्यादा हेयर फॉल के पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम अस्थि व स्रोतस के बारे में उसमें विचार नहीं करते। कभी कभी करते हैं कि अस्थि जो है वो वहां से जो केश जो है वो अस्थि का मल है, उसके बेसिस पे हम उसे ट्रीट करें, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली खालित्य की जो सिचुएशन है वो स्पेसिफिकली अस्थि व स्रोतस दृष्टि में बताइए। अब हमें देखना है कि किन कारणों से, अति व्यायाम करने से, अति संक्षोभ करने से, अस्थियों का अत्यधिक संचालन करने से और वातकार आहार विहार लेने से। ये सिंपल हमें हेतु जो है वो थ्योरेटिकल लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करने का मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सरसाइज है। अति व्यायाम मतलब कि आयास करना, एक्सेसिव लेवल पे वो अगर माइंड को भी चला रहा है और बॉडी को भी चला रहा है। आप पेशेंट में देखिए, जब भी खालित्य के पेशेंट आपके पास आते हैं ये हिस्ट्री बताते हैं कि या फिर वो उनका मेंटल व्यायाम बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर फिजिकल व्यायाम बहुत ज्यादा हो रहा है। तीसरी कैटेगरी है जो सहज है, जिसमें कि उनके जेनेटिकल कॉजेस से उनको बाल्डनेस क्रिएट होती है, वो खालित्य क्रिएट होता है। दूसरी, अधिदंत के पेशेंट और कहीं ट्रीट नहीं हो पाते, वो सब जगह आते हैं, दांत के ऊपर दांत आ रहे हैं। इनमें हमारे, मेरे ख्याल से हमारे भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस थोड़े कम होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट डेंटिस्ट के पास कवर होते हैं। अधिदंत के पेशेंट हमारे पास बहुत कम आते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाली कैटेगरी अधिअस्थि, हड्डी के ऊपर हड्डी जमना, यानी कि ऐसी चीजों में जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है बोन्स की, ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास। अभी तक ऐसे कैंसरस ग्रोथ के भी बहुत सारे पेशेंट इसमें आए हैं, लगभग 9 पेशेंट हमने करे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे किया है कि पंचतिक्त का यूज, जो कि ऊपर बताया गया है, पंचकर्म, तिक्त घृत और तिक्त दुग्ध का यूज करते हुए आप प्रैक्टिस करें। अस्थि व स्रोतस का मूल चिकित्सा सिद्धांत ही चरक सूत्र स्तन अध्याय 28 में वो बताया गया है। तो यहां पर मूलतः अस्थि व स्रोतस के कितने भी विकार आपके सामने आए,
उसमें आपको ग्रंथ इंडिकेट कर रहा है कि आपको पंचकर्म तिक्तक घृत से और तिक्तक दुग्ध से आपको प्रैक्टिस में इसमें सोचना है। अब हमें सोचना क्या है, हमारे पास अस्थिशूल के पेशेंट आते हैं, बहुत ज्यादा बोन्स में दर्द होता है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, हम उसे संधिगत वात के हिसाब से देखने लगते हैं। देखिए संधिगत वात और ये अवस्थाएं जो हैं, ये हमें स्पेसिफाइड अवस्थाएं बाद में बताई हैं ग्रंथ ने, लेकिन जनरलाइज अवस्था, हमारा चिकित्सा सिद्धांत कहां से शुरू हो और हम स्टार्ट कहां से करें प्रैक्टिस, ये जनरलाइज सिद्धांत हमें सूत्रस्थान के माध्यम से वो पहले ही बता चुका है। अगर आप देखें तो चरक चिकित्सा बहुत बाद में समझाई गई है, उसके पहले चरक सूत्रस्थान में बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपको तिक्तक घृत का और तिक्तक दुग्ध की बस्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन सारे लक्षणों में आपको लाभ होगा, इंक्लूडिंग खालित्य में हम अगर बस्तियां देते हैं तो हमें पंचतिक्त दुग्ध बस्तियां देना चाहिए। अगर हम अस्थिशूल में पूरी बोन्स में अगर आपको पेन हो रहा है और ऐसे पेशेंट हैं जो हर जगह हर एक जॉइंट को हर एक बोन को दर्द बताते हैं, उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे दांतों में कालापन आ रहा है तो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अस्थि भेद मतलब कि अगर आपको फ्रैक्चर हिस्ट्री आ रही है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, उसमें भी आप इन बस्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते कि पंचतिक्त दुग्ध बस्तियों से हम शुरू करें। पंचतिक्त का इस्तेमाल हम कैसे करें, ये हम सोचते हैं दो सेगमेंट में, या फिर स्किन डिसऑर्डर में सोचते हैं या फिर हम उन अवस्थाओं में सोचते हैं जहां पर सिर्फ अस्थि का लिंक आता है। लेकिन ये पेशेंट हमारे सामने इन लक्षणों के साथ में कई बार आ चुके रहते हैं, जैसे कि खालित्य का पेशेंट मैक्सिमम टाइम हमारे पास आता है, हम उसमें लोकल ट्रीटमेंट सोचते हैं, हम उसमें शिरो अभ्यंग सोचते हैं, नस्य सोचते हैं, लेकिन बस्ती के बाद अगर हम नस्य का प्लान आउट करते हैं तो हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पंचतिक्त घृत और दुग्ध का ही बस्तियां और उसके बाद उनका ही नस्य अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सर इसमें दो मिनट सर मैं एक पूछना चाहूंगा कि इसमें आपने जो ये तिक्तचीर बस्ती के बारे में सर बताया है, राइट, तिक्तचीर बस्ती का हम जैसे आपने खालित्य में सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा कि उसमें बहुत अच्छा उसका उपयोग है, तो हम इन तिक्तचीर बस्तियों का सर जनरली जैसे ओपीडी में भी कुछ स्टूडेंट या फिर कुछ नए वैद्य या फिर कुछ लोग होते हैं जो जीपी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास भी खालित्य लेके सर पेशेंट्स आते हैं, तो हम अस्थि क्षय के हिसाब से उसको अस्थि धातु का पोषण और ये सब चीजें करते हैं। तो तिक्तचीर बस्ती का जैसे बहुत बढ़िया उपयोग है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, तो हम तिक्तचीर बस्ती का कितने सिटिंग्स करनी चाहिए, जैसे मैं स्पेशली खालित्य के लिए बोलूं तो इसमें कितने दिनों का सर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम प्लान कर सके कि हमें एक अस्थि धातु का पोषण करने के लिए या फिर जो खालित्य वाले पेशेंट को कितना रिजल्ट कब तक आ जाए और हम कब तक उसे बोलना है कि आपको लेना है सर। जी सर इसके दो सेगमेंट हो सकते हैं। एक तो ग्रंथ का सेगमेंट है जिसमें बोला गया है कि अगर आपकी अल्प दोष अवस्था है या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग फेज ऑफ अगर हेयर लाइन बस पीछे डैमेज होना चालू करी है और वो पीछे हुई है तो अल्प दोष अवस्था है, यानी कि अस्थियां धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। उसमें अन्य लक्षण खालित्य के अलावा जो अस्थि दुष्टि के हुए हैं वो अगर आ रहे हैं या फिर अगर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ खालित्य अगर उसे क्रिएट हुआ है तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें अल्प दोष अवस्था है तो हमें योग बस्ती यानी कि 8 दिन का प्लान करना चाहिए। मध्यम दोष अवस्था है, बहुत ज्यादा बाल झड़ गए हैं तो और उसमें डिफ्यूज बाल्डनेस आ रही है, हर जगह से बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, तो आपको मध्यम यानी कि 16 दिनों की बस्ती करना चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बाल पूरे पीछे जा चुके हैं, उन सिचुएशन में आपको 30 दिनों का प्लान करना चाहिए। देखिए कारण क्या है, हमें ये अच्छे से देखना चाहिए कि उसके अस्थि व स्रोतस के हेतुओं के कारण ही क्रिएट हुआ हो, सहज दृष्टि ना हो, मतलब कि उसे बाल्डनेस जो है वो जेनेटिकल केसेस में ना हो। अगर वो जेनेटिकल केसेस में है तो मैं आपको एक अच्छा रेफरेंस बताता हूँ, शुक्र शोधन का रेफरेंस आया है चरक सूत्रस्थान अध्याय 4 में, शुक्र शोधन महाकषाय। उन शुक्र शोधन महाकषाय से पहले आप जेनेटिकल जो केसेस हैं उनमें आप शुक्र का शोधन मतलब कि उनके जो जेनेटिकल फैक्टर्स हैं उनको आप पहले क्लीन आउट करने की कोशिश करें। देखिए ये 100% रिजल्ट देगा ऐसा नहीं है, लेकिन लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि शुक्र का आप जब शोधन करेंगे तो आपके जेनेटिकल फैक्टर्स में बहुत ज्यादा क्लीनिंग आ जाएगी। उस क्लीनिंग के बाद जो भी फैक्टर्स आपको क्रिएट हो रहे हैं उनकी जो इंटेंसिटी है, जिस तेजी से वो वात का प्रकोप कर रहे हैं, उनमें भी कमी आएगी। फिर उसके बाद जो हमारा मूल सिद्धांत है अस्थि का, हमें उसकी पंचतिक्त बस्तियों को इस्तेमाल करना चाहिए। बस्तियों के बाद जो उसका परिहार काल है, जैसे आपने 16 दिन की बस्ती दी है, 32 दिन तक इंटरनल मेडिसिन देने के बाद ही आप नस्य को शुरू करें। देखिए लंबा पीरियड तो है, लेकिन कारण क्या है कि इसकी इफेक्टिवनेस एवरीडे मिलेगी तो आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जो भी आप ट्रीटमेंट करें उसका प्लान करें और उसका लॉजिक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो, तो आप पेशेंट को भी कन्विंस कर पाते हैं और आपको खुद भी रहता है
जैसे आप स्टार्ट करते हैं और 8 दिनों में आपने बस्ती दी और एक हेयरलाइन पीछे से हेयरलाइन का पेशेंट आया, आपने एवरीडे उसको पंचतिक्त बस्तियां देना शुरू करी, लेकिन अगर वो साम अवस्था में था, पहले से उसकी अवरोधात्मक संप्राप्ति और वो साम था या कोटेड था और आपने शीर बस्तियां दे दी, तो कई बार उसका पाचन नहीं हो पाता। तो ये हमें लॉजिक जरूर देखना पड़ता है कि ये हमें पहले उसमें पाचन करना है। जो हमारे मूल सिद्धांत है उनको छोड़े बिना आप प्रैक्टिस में नहीं यूज करें। जैसे कि पाचन करने के बाद ही आप बस्तियों को प्लान करें, अगर आप ग्रहण बस्तियां दे रहे हैं तो उसका प्लान उसी तरीके से करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है सर कि हम मूल सिद्धांतों को छोड़ के, जैसे आज अगर पंचकर्मा के ऊपर लेक्चर है तो 45 मिनट में हम पूरे सिद्धांतों को डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये सिद्धांत तो पता चल जाता है कि इसमें पंचतिक्त यूज करना है, लेकिन पंचतिक्त के यूज के पहले अगर हमें पाचन नहीं किया तो भी पंचतिक्त के रिजल्ट हैम्पर होंगे। ये भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल जी सर, धन्यवाद। मज्जा व स्रोतस की स्लाइड, इसमें हम देखते हैं कि फिर से ये जो मज्जा व स्रोतस है और अस्थि व स्रोतस है, ये एक दूसरे से बहुत क्लोज रहते हैं, इनकी चिकित्सा भी बहुत क्लोज है। मधुर और तिक्त रसों का यूज करने के लिए, इन बस्तियों का यूज करने के लिए यहाँ पर कहा है चरक सूत्र स्तन अध्याय 28 में। यहाँ पर डायरेक्टली पंचकर्म लिंक है इसकी चिकित्सा में, लेकिन हमें समझना चाहिए। हेलो, हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कई बार बोलते हैं कि सर मेरे को ना चक्कर आते हैं विद एनी रीजन, पता नहीं रहता मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, और उन्हें चक्कर आते रहते हैं, बार बार ब्लैकआउट्स आता है ऐसे पेशेंट को। मज्जा व स्रोतस दृष्टि में ये जो पेशेंट आपके सामने है, और हम हमेशा ये सोचते हैं इसमें हमें पहले एनालाइज करना चाहिए, उसकी एमआरआई कराना चाहिए और सीटी ब्रेन करा के ये देखना चाहिए कि उसको कोई डिफ्यूज एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई चीज उसे प्रेशर तो नहीं कर रही। मज्जा व स्रोतस में हमें ये अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि मज्जा जो पूरण कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन कर रहा है बॉडी का, उन कोऑर्डिनेशन में अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो हमें हमेशा मज्जा, जो कि हमारा ब्रेन है, उस सेगमेंट में मज्जा जो फॉर्म हुआ है वो रक्त के कारण फॉर्म हुआ है। इसमें रक्त दुष्टि और मज्जा दुष्टि एक साथ क्रिएट हो सकती है, दोनों के आश्रय भाव के कारण पेशेंट क्रिएट होता है, तो रक्त दुष्टि और मज्जा दुष्टि एक साथ चलता है। आप उसके हेतुओं को देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये हिस्ट्री मिलती है, या फिर उसकी कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री मिलती है, कुचल जाना या ऐसा लिखा रहता है, आघात होना, ट्रॉमेटिक सिचुएशन के पेशेंट हमारे सामने आते हैं जिनकी हिस्ट्री में हमें ट्रॉमा मिलता है, या फिर उनको कहीं ऊपर से कोई चीज प्रेस करी रहती है, या फिर हेड इंजुरी हुई रहती है। और उनकी डाइट में हम मैक्सिमम चीजें देखते हैं कि वो दही का इंटेक बहुत करते हैं, जंक फूड का इंटेक बहुत करते हैं, या फिर ये नहीं भी मिलता। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, या फिर वो भैंस का दूध का इंटेक बहुत ज्यादा करें, पनीर का इंटेक बहुत ज्यादा करें, दही का इंटेक बहुत ज्यादा करें, ऐसे सेगमेंट में वो आता है। इसमें जब हमने पूरे रेफरेंसेस देखे सारी जगहों से, तो दो ही रेफरेंस मिले मधुर तिक्त बस्तियों का। तो मधुर स्कंद और तिक्त स्कंद हमारे चरक मीमांसा अध्याय 8 में दिए हैं। ये स्कंधों से हम निकालते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिस में कौन कौन सी चीजें। तो यष्टि और गुड़ूची बड़ा आसान नाम है, यष्टि और गुड़ूची मधुर और तिक्त रस का कॉम्बिनेशन। इनमें हम जब इस्तेमाल करते हैं तिक्त रसात्मक गुड़ूची और मधुर रसात्मक यष्टि, मधुर रसात्मक पलांडु, इनको बस आसानी से हम अगर बस्तियों में यूज करते हैं तो मज्जा व स्रोतस दृष्टि के मैक्सिमम लक्षण जिनमें चक्कर आ रहे हैं, तो अगर हमने पलांडु और गुड़ूची सिद्ध बस्तियां दी हैं, यष्टि सिद्ध बस्तियां दी हैं, तो अगर हमने उसका इस्तेमाल किया है तो बड़ी आसानी से चक्कर आने वाले पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमें अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि उसमें संप्राप्ति कौन सी तरीके की है, या वो संग संप्राप्ति है मज्जा की, या फिर वो अति प्रवृत्ति है, मतलब कि एक्सेसिव कंडीशन हो रही है। हमें ब्रेन एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए। अगर सिर्फ चक्कर आ रहे हैं उसे, तो आई एग्जामिनेशन और ब्रेन एग्जामिनेशन पक्का कराना चाहिए। एक चीज का जरूर देखना चाहिए कि मज्जा दुष्टि हुई है तो मज्जा धरा कला जो है वो गृहिणी में भी क्रिएट होती है, तो हमें उस पेशेंट की डाइटरी हिस्ट्री अच्छे से पूछनी चाहिए, क्योंकि अभिसंध के कारण जो गृहिणी में मज्जा है वो अगर दुष्ट हुई है तब भी ये लक्षण, चक्कर आने वाले लक्षण, संधियों में पीड़ा होने वाले लक्षण मिल सकते हैं। हम ये इससे अच्छे से देखें कि अगर ये हेतु अगर हैं उसमें, तो उनको हमें पहले सबसाइड करना चाहिए हेतुओं को, और उसके बाद इसमें सिंपल बस्तियों को प्लान आउट करना चाहिए। मतलब बस्ती इसमें मूलतः उपयोगी है मज्जा व स्रोतस दृष्टि में। नेक्स्ट स्लाइड। सर्ववाथर रोग बस्ती बताई गई है, आपको किसी भी सिचुएशन में दिया है, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 सर्ववाथर रोग बस्तियां, 12वें का 12वां श्लोक। बड़ी आसानी से आप इसको प्लान आउट करें, और अगर आपको मज्जा व स्रोतस दृष्टि के कोई भी हेतु मिलते हैं और लक्षणों के साथ कॉम्बिनेशन है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यष्टि, पलांडु और गुड़ूची की बस्तियां और सर्ववाथर रोग बस्ती,
बस इनका इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुक्र व स्रोतस दृष्टि। सर शुक्र व स्रोतस दृष्टि की स्लाइड विजिबल है आपको? जी दिख रही है सर। ओके, अब हम देखें कि मधुर और तिक्त बस्तियों का शुक्र व स्रोतस में भी यूज है। शुक्र का मेन वर्किंग जब अष्टांग हृदय में हम देखते हैं तो बताया जाता है कि नए सेल जो फॉर्म करने का जो तरीका है वो शुक्र में ही पर्याप्त है। जितने भी सर्वधरा कला, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें अगर रीजनरेशन कैपेसिटी है या फिर डिवीजन कैपेसिटी जो है वो शुक्र के कारण ही क्रिएट होती है। हमारी बॉडी में हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, इनफर्टिलिटी के, वो पेशेंट में हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। अब ये जो सेगमेंट है शुक्र व स्रोतस में, इसमें जो नपुंसकता मतलब कि इनफर्टिलिटी वाला जो सेगमेंट है ये रस्व स्रोतस दृष्टि में भी आता है, आपने देखा होगा। वहां पर भी शोधन का प्रयोग करना है, यहाँ पर भी शोधन का प्रयोग करना है। अब हमें ये सिलेक्ट करना है, वहां पर लिखा हुआ है सर्वलंघन का प्रयोग करें। इसका मतलब है कि वहां पर जो नपुंसकता क्रिएट होती है उनके हेतु अलग है। वहां पर हेतु है गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अतिमात्रा, अति समशन। ये सारे हेतुओं की अगर डाइटरी हिस्ट्री लेके आपके पास पेशेंट इनफर्टिलिटी का आता है तब आप वहां पर शोधन बस्तियों से शुरू करें, वहां पर आप एरंडमूलादि निरु का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास उन लक्षणों के अलावा उसकी पास हिस्ट्री, यानी कि बहुत सारे यहाँ लिखा हुआ शस्त्र कर्म का प्रयोग, मतलब कि मल्टीपल टाइम अगर उसका ऑपरेटिव हुआ है, अकाल मैथुन, आयोनिगमन, वीर्य विरोध, ऐसी एक पर्सनल हिस्ट्री अगर आपको पेशेंट देता है, हमें ये बड़ी कीनली और बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में पेशेंट से उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री और इन लक्षणों, इन हेतुओं के बारे में डिटेल करना चाहिए। पेशेंट को इन हेतुओं के बेसिस पे ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है इनफर्टिलिटी में। एक जो नपुंसकता का कारण है वो रस्व स्रोतस दृष्टि है, वहां पर हमें गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अतिमात्रा और स्ट्रेस इंड्यूस, मतलब कि जब स्ट्रेस इंड्यूस इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो हमें वहां शोधन से शुरू करना चाहिए। जब स्ट्रेस इंड्यूस नहीं है तो वहां पर मधुर और तिक्त बस्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो वहां पर लिखा है दशमूलादि बस्ती आई है चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 में, और विडंग आदि तेल की अनुवासन बस्ती आई है नपुंसकता में यूज करने के लिए। ये जो ट्रीटमेंट है वो आप सिर्फ और सिर्फ इन अवस्था में जहां पर शुक्र व स्रोतस दृष्टि के हेतु मैच कर रहे हैं उन्हीं में बस प्रयोग करें। यहाँ पर तिक्त बस्तियों का और मधुर रसों का कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इन हेतुओं के साथ, अगर उसका बहुत ज्यादा शस्त्र कर्म का प्रयोग हुआ है, उसने क्षार का इंटेक बहुत ज्यादा किया है, मतलब कि एल्कलाई का यूज बहुत ज्यादा किया है, अग्नि कर्म की उसकी बहुत मल्टीपल टाइम हिस्ट्री है, उसको कौन बहुत बार हुआ और उसने अग्नि कर्म का प्रयोग करवाया, उसने मल्टीपल टाइम अग्नि का प्रयोग करवा के ऐसे ट्रीटमेंट जो कि जॉइंट के हो सकते हैं, बोन्स के हो सकते हैं। कारण आप एक बात समझिए, मज्जा व स्रोतस दृष्टि के पेशेंट में शुक्र व स्रोतस दृष्टि भी क्रिएट हो सकती है। तो जो मज्जा व स्रोतस के पेशेंट है उनमें जगह लगातार अगर आपने ट्रीटमेंट में शस्त्र, अग्नि और क्षार कर्म का एक्सेसिव प्रयोग किया। एक और सेगमेंट जहां पर मांस व स्रोतस दृष्टि की आप चिकित्सा देखेंगे तो मांस व स्रोतस दृष्टि की जो चिकित्सा है वहां पर क्षार कर्म और अग्नि कर्म का प्रयोग किया है, लेकिन अगर वो एक्सेसिव क्वांटिटी में होते हैं तो वही हेतु बन जाते हैं शुक्र व स्रोतस दृष्टि के। उन हेतुओं को चेक करके हमें एनालाइज करना चाहिए कि उनके कारण अगर ये हुआ है तो हमारी अनुवासन बस्ती और पैटर्न जो है वो मधुर और तिक्त सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है, गुरु आहार लेने के कारण हुआ है, वहां पर अति चिंतन के कारण क्रिएट हुआ है, तो वहां आप शोधन बस्तियों का इस्तेमाल करें या फिर शोधन विरेचन का इस्तेमाल करें, वहां से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करें। शुक्र व स्रोतस में हमें ये एनालाइज करना चाहिए था। इसके बाद है प्राण व स्रोतस, जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्राण व स्रोतस की स्लाइड आप देख पा रहे हैं सभी लोग? जी दिख रही है सर। प्राण व स्रोतस आज के दौर में सबसे बड़ा कारण, हम हेतुओं को मिस कर जाते हैं और हमें लगता है कि ये भी क्या हेतु बन सकते हैं। आप इनके हेतुओं को गौर करें। शयात संधारणात, रोक्षात, व्यायामात, शुद्धितस्य च। इन सिचुएशन में एक्सेसिव लेवल पे डाइट को यूज करना, एक्सेसिव लेवल पे डाइट को यूज करना, शयात, संधारणात, मूत्र का वेग, शुक्र का वेग, पुरीश का वेग, ये बार बार पेशेंट में आप देखें तो रुकने की हिस्ट्री मिलती है। इनडायरेक्ट वे में, लीडिंग क्वेश्चन के वे में आपको पता चलता है कि ये संधारण कर रहा है। हम वैद्यों में हमें ये बात बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखनी चाहिए कि जो हेतु हमारे ग्रंथ में बताए हम उसकी पूरी डिटेल इस पेशेंट से लेना चाहिए। रोक्षात, आजकल बोला जाता है सर मैं घी नहीं खाता, मैं तेल नहीं खाता, उसके कारण मेरे को फैट बढ़ जाता है, इसीलिए मैं रुक्ष चीजें ले रहा हूं, बहुत ज्यादा ड्राई चीजों का इंटेक कर रहा हूं।
बेकरी प्रोडक्ट का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ड्राई बिस्किट लेते हैं, अलसी का यूज करते हैं, सभी ऐसी चीजों को यूज किया जा रहा है जो कि ड्राई है। रुक्षा, व्यायाम, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना यहाँ पर प्राणवा स्रोतस का मूल हेतु बन रहा है। अभी क्या हो रहा है कि प्राणवा स्रोतस दृष्टि के जो हेतुओं हैं उनको ही सेवन करने के लिए कई बार बोल दिया जाता है। इन जनरल व्यायाम करिए, बहुत ज्यादा ड्राई चीजें खाइए, यहाँ पर हृदय का मूल स्थान है और आप उसे एक्सेसिव ड्राई करेंगे तो आपको पैल्पिटेशन क्रिएट होने लग जाएगा, स्टेबिलिटी हार्ट की कम होने लग जाएगी। अत्यंत दारुण काम करना, मतलब कि लगातार ऐसी एक्सरसाइजेस करना जो डिफिकल्ट है, वो आजकल टास्क हो गया है। और ये सारे अगर आप हेतु देखते हैं तो ये मैक्सिमम हेतु हमारे यहाँ इंडिकेटेड, मतलब कि हम इंडिकेट कर देते हैं कि आप ये कर सकते हैं। आप एक्सेसिवली मत खाइए, बहुत कम खाइए, आपको उसके डाइट पैटर्न को पहले अच्छे से चेक करना चाहिए। हो सकता है कि आप उसको इतना कम खिला रहे हैं कि वो उसके लिए क्षय का कारण बन रहा है। क्षयाद संधारणा, संधारण आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, मल में मूत्र का वेग विधारण करना बहुत बड़ा कारण है प्राणवा स्रोतस की दृष्टि का। आज के पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के, ये जो आज का एरा चल रहा है पेंडेमिक सिचुएशन में भी, कोविड की कंडीशन में भी, ये अगर सिचुएशन आपके सामने आती है तो पहले हेतुओं को अच्छे से चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए यहाँ तो एक पेंडेमिक सिचुएशन है और ऐसी इनके कारण ये एक्यूट सिचुएशन है, लेकिन हमारे पास जो सीओपीडी के पेशेंट आते हैं, जिनमें ब्रोंकाइटिस के पेशेंट आते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट आते हैं, उन सिचुएशन में हमें हमेशा उनके प्राणवा स्रोतस के दृष्टि हेतुओं को देखना चाहिए। जब हम श्वास की चिकित्सा देखते हैं, उसका सूत्र देखते हैं कि चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 149 में लिखा हुआ सर्वेशम ग्रहण, जितने भी प्रकार की आपको श्वास हो रही है उन सभी में आपको ग्रहण कराना है। ये इंडिकेट करता है, हम वापस देखते हैं युक्ति प्रमाण से कि सभी में ग्रहण क्यों बताया, क्योंकि उसके हेतु जितने हैं वो सब लंघन के हैं। इतना ओवर लंघन हो जाता है कि प्राणवा स्रोतस खराब होने लगता है और हमें सांस लेने में ही तकलीफ होने लगती है। अति सृष्टम अति बद्धम कुपितम अल्पम अल्पम, ये जो सीओपीडी की सिचुएशन है उसको इतने सूत्र वे में बताया गया है। और ये सीओपीडी के में हमें करना क्या चाहिए, सभी प्रकार के ग्रहण करें। अब ग्रहण करने के लिए आप वमन भी नहीं करा सकते, विरेचन भी नहीं करा सकते, करा क्या कर सकते हैं, अनुवासन बस्ती। और ऐसे नस्य जो कि ग्रहण करें तो इनका यूज आपको करना है। देखिए मैंने लिखा है स्नेहन स्वेदन वमन धूमपान विरेचन, ये करना है, लेकिन विरेचन किसमें करना है, सिर्फ तमक अवस्था में। वमन किसमें करना है, जिसमें सिर्फ कफ श्वास हो, कफ का अगर अनुलोम हो गया तब करना है। और जैसे ही आप वमन कराते हैं इमीडिएटली आपको ग्रहण चिकित्सा इंटरनल शुरू करना है। वमन भी अति तीक्ष्ण द्रव्यों से नहीं कराना है, अति सौम्य द्रव्यों से कराना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उसमें देखेंगे आप। देखिए विरेचन में दधि योग, मतलब कि सौम्य योगों को यूज किया है चरक कल्पस्थान में। ये डायरेक्ट रेफरेंस है, श्वास में आप कौन से चीजों को यूज करें, दधि का प्रयोग करें। यहाँ पर अभिषंद करा के इमीडिएटली थोड़ा सा आपको बाहर निकालना है, जिसमें कि अत्यधिक वात का प्रकोप ना हो और प्राणवायु दुष्ट ना हो। इसलिए आपको सौम्य वमन कराने हैं जब आपके पास श्वास कृच्छता का पेशेंट आता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिवृत कल्याणक मूल निषोत्तर, मतलब कि हैवी विरेचन, सुख विरेचन से ऊपर की कैटेगरी के कुछ भी यूज ना करें। बस्तियों जब आपको यूज करनी है तो सहचरादि यमक की यूज करें। सहचरादि यमक मतलब कि सहचरादि का घी और सहचरादि तेल, इन दोनों को मिलाकर आप अनुवासन बस्ती यूज करें। चरक कल्पस्थान 12 एकदम एंड में बताया, बस्तियों का प्रयोग करें। सी ग्रंथ हमें बार बार रिफ्लेक्ट करता है कि हमें कहीं पर भी तीक्ष्णता यूज नहीं करनी, प्राणवा स्रोतस में सौम्यता यूज करनी, बिल्कुल मिनिमम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से आप काम कर सकते हैं। अब वहां लिखा है कि हमें नस्य और धूमपान का भी प्रयोग करना है। स्नेहन स्वेदन का आपको प्रयोग हर व्यक्ति में, जब आप चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 71 में देखेंगे, एक्यूट फेज जो होता है जिसमें सांस लेने में तकलीफ आती है, वहां पर आपको तिल तेल और सेंधव का स्नेहन और वहां पर पोटलियों का स्वेद करने के लिए बड़ी आसानी से कहा, ये इंडिकेटेड है चरक में। और हम ये सब भूल के एकदम से श्वास का चिंतामणि, श्वास रस, श्वास कुठार, इनका प्रयोग करते हैं, पिपली का प्रयोग करते हैं। ये सब इंटरनल मेडिसिन है। हमारे पास जब पेशेंट आता है, पंचकर्म का प्रयोग हम कैसे करें, उनका सिद्धांतिक रूप कैसे करें, वहां से शुरू करें। इंटरनल मेडिसिन आपको डेफिनेटली देना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए। जो प्रिकॉशन मेजर रूप से हैं उनको तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, लेकिन आप जब शुरू कर रहे हैं और आपको वमन देना है या विरेचन देना है तो किन से करें, या किस प्रकार से पंचकर्म का सहयोग लेकर आप अपनी प्रैक्टिस इसमें स्रोत दृष्टि में कर सकते हैं, उसका एक छोटा स्वरूप हम यहाँ पर डिस्कस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है उदक व स्रोतस। उदक व स्रोतस की स्लाइड प्लीज। उदक व स्रोतस जी आ गई सर। उदक व स्रोतस में हम हमेशा देखते हैं कि उदक व स्रोतस को बड़ा लाइटली और छोटा व्यक्ति समझा जाता है, लेकिन हमारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है
वो सब उदक व सोतस के कारण क्रिएट होते हैं, चाहे वो अतिसार हो, चाहे वो एक्सेसिव वॉमिटिंग के पेशेंट हो, या फिर एक्सेसिव थ्रस्ट के पेशेंट हो। एक्सेसिव थ्रस्ट जो है हमारी बड़ी बीमारियों के कारण ड्रग इंड्यूस, मतलब कि वैद्यजन्य होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो एक्सेसिव क्वांटिटी में ऐसी मेडिसिन देते हैं, जैसे एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, इनके कारण ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन से ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा बहुत बार क्रिएट होता है। तृष्णा की चिकित्सा करने के लिए यहाँ हमेशा बोला गया है, तृष्णा में भी विरेचन और अभ्यंग के अलावा कोई भी शोधन के योग कंडीशन यूज नहीं करी गई, सिर्फ विरेचन यूज करना है और पूरी बॉडी में अभ्यंग का यूज करना, जो कि एलाइड पंचकर्मा और मूलतः स्नेहन एक पंचकर्म के पूर्ण रूप को मूल चिकित्सा रूप में यहाँ यूज करने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप देखें तो आज की सिचुएशन में भी, यहाँ पे एंडेमिक सिचुएशन में भी औष्ण्याद, आमाद, भयाद, पानाद, अति शुष्क अन्न सेवना, मतलब कि बहुत ज्यादा ड्राई चीजों का इंटेक करना, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट है, इनका इंटेक लगातार अगर पेशेंट कर रहा है। आप देखें यूएस में सिचुएशन क्रिएट हो रही है एक्सेसिव ड्राइनेस की, और पेशेंट की इम्यूनिटी सेगमेंट कम हो रहा है। उदक की कमी और प्राण की कमी, आप देखें प्राणव स्रोतस और उदकव स्रोतस के मूल हेतुओं को देखें और यूएस की लाइफस्टाइल देखें, तो आपको मैक्सिमम टाइम दिखेगा कि प्राणव स्रोतस और उदकव स्रोतस बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। चिकित्सा इतनी आसान थी, लेकिन कर्म इसीलिए नहीं हो पा रहा और इसलिए कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो हेतु जो है वो स्टॉप नहीं हो रहे। जैसे ही आप हेतु नहीं स्टॉप होंगे तो आपको ये लक्षण मिलेंगे। विरेचन और अभ्यंग कराना बड़ा आसानी से उदक व स्रोतस में बताया है, लेकिन इलेबोरेटेड वे में देखें तो तृष्णा की पूरी चिकित्सा, अतिसार की पूरी चिकित्सा और छर्दी की पूरी चिकित्सा करना इसमें तृष्णा के अंतर्गत ये बताया है। अब देखिए अभ्यंग किससे कराना, आपके पेशेंट आया एक्सेसिवली डिहाइड्रेशन कंडीशन में है, तो आप पहले आईवी लगाएंगे, लेकिन अगर वो घर पे ही है तब आपके पास क्या सिचुएशन है और कोई मेडिसिन नहीं है। व्हेन आई स्टार्ट प्रैक्टिस में एक रूरल एरिया में था महाराष्ट्र में, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था और आईवी भी नहीं था, हम आईवी पहुंचाने के लिए भी 25 किलोमीटर दूर जाना था। शतदौत घृत, इन अगर पेशेंट आपके पास डिहाइड्रेशन में और शतदौत घृत अगर हम बना सकते हैं, या फिर घी का ही अभ्यंग अगर हम फटाफट करते हैं, तो उसकी जो एक्स्ट्रा डर्मल, मतलब कि एक्सटर्नल लेवल पे जो डिटॉक्स हो रहा है या फिर उसकी बॉडी जो डिहाइड्रेट हो रही है, उसको कवर करने के लिए हमारा अभ्यंग भी काफी कारगर हो सकता है। जब तक वो पहुंच रहा है, उस 20-25 किलोमीटर का जो रास्ता है, उसमें बीइंग अ डॉक्टर अगर आप जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी अभ्यंग करके बहुत लाभ हुआ था। 2 पेशेंट हमारे पास एक्सेसिव डिहाइड्रेशन के थे और वो इस अभ्यंग और इस सिंपल फॉर्मूले से ट्रीट हुए थे। उनको हम यूज कर सकते हैं। दुग्धपान का प्रयोग, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मधुर और तिक्त, अब हमारे पास शर्करा तो रहती है, खड़ी शक्कर का यूज कर सकते हैं। घर में मुलेठी बहुत रहती है लोगों के पास, मुलेठी मधुर और तिक्त रस के यूज करके, जीवनी गण की औषधियां जनरली घर में नहीं रहती, लेकिन प्रैक्टिशनर्स के पास जीवनी गण की कुछ मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं, उनका यूज करके हम अगर दुग्धपान कराते रहते हैं तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में जब हम काम करते हैं तो पेशेंट को एक्सेसिव डिहाइड्रेशन होता है, बार बार उसको सॉल्ट का इंटेक नहीं करा के, क्योंकि सॉल्ट रिटेन करता है और वेट बढ़ाता है। तो जो पेशेंट जो हमारे पास एथलीट्स रहते हैं, उनमें जब ये डिहाइड्रेशन क्रिएट होता है तो हमें इन दुग्धपान का प्रयोग करना चाहिए। ये उपस्नेहन न्याय से एक तो हील करता है, जहां जहां डिहाइड्रेशन है उसको कवर करता है, और आपका जितना भी उदक व स्रोतस में कमी आई है उसको रिहाइड्रेट करके आपको स्ट्रेंथ भी इंप्रोवाइज करता है। देखिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बड़े आसान है। विरेचन जो आपको यूज करना है वो उन कंडीशन में यूज करना है जहां पर आम जनित तृष्णा क्रिएट हो रही है, वहां पर आप निशोत और मधु के साथ ले योग को यूज कर सकते हैं आम जनित तृष्णा में, बाकी में इसको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मूत्र व स्रोतस, मूत्र व स्रोतस में हमें देखने मिला कि त्रिमर्मी अध्याय इसका मूल चिकित्सा सिद्धांत निकला। मूत्र कृच्छ की चिकित्सा करना ही मूत्र व स्रोतस की चिकित्सा है। तो मूत्र व स्रोतस की चिकित्सा करने में हम करते क्या है, हम सबसे पहले पेशेंट को निरुबस्ती, सबसे पहले विरेचन के लिए प्लान करते हैं, विरेचन देते हैं मूत्र कृच्छता में। बार बार यूटीआई की कंडीशन लेकर जब पेशेंट हमारे पास सामने आता है और मल्टीपल टाइम वो बोलता है कि सर ऐसी सिचुएशन है, तो हमें एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, यूरिन माइक्रोस्कोपिक एंड रूटीन ये कराना जरूर चाहिए। ये चेक करना चाहिए कि उसको किस से है। उसके बाद भी अगर उससे बार बार रिपीट होती है तो स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जरूर कराना चाहिए यूरिन में भी, कि उसका कल्चर करा के ये चेक कर ले कौन सी एंटीबायोटिक से भी वो प्रॉब्लम में है। उसके साथ साथ में कौन सा बैक्टीरिया स्पेसिफिक है वो भी हमें पता करना चाहिए।
इसमें हमारे सैद्धांतिक रूप में कुछ भी चेंज नहीं आता, लेकिन हमें एग्जैक्ट नॉलेज रहता है कि ये इस कारण से हो रहा है। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है तो वहां पर इम्यूनिटी के साथ साथ में हमें इन चीजों की चिकित्सा करनी चाहिए। विरेचन में भी मृदु विरेचन यूज करना चाहिए क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पहले से कम है, उसका सत्व वीक है। निरु बस्तियों में स्पेसिफिकली उन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए जो मूत्र व संस्थान के द्रव्य है। उत्तर बस्ती में स्पेसिफिकली तब करना चाहिए जब आपको ऐसा लगे कि यूरेथ्रा जो है वो क्लियर है और वहां पर आपको मल्टीपल टाइम सिर्फ इन्फेक्शन हो रहे हैं, पाथवे एकदम क्लियर है, अवरोधात्मक संप्राप्ति नहीं है, तभी आपको उत्तर बस्ती प्लान करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें आप बस्तियों की लिस्ट देखेंगे तो मल्टीपल बस्तियां यूज करने हैं। चंदनादि निरु, द्राक्षादि निरु, द्विपंचमूलादि, एरण्यमूलादि, मैक्सिमम बस्तियों का यूज किया है। मुस्तादी अपन यहाँ पर यूज करिए। मूत्रकृच्छ में आपको एरण्यमूलादि निरु एक मास्टर प्लान की तरह है। एरण्यमूलादि निरु जो चरक सिद्धि स्तन अध्याय 3 में आई है, आप किसी भी टाइप के मूत्रकृच्छ में उसे स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट मॉड्यूल वैसे ही होगा। अगर लक्षण कम है, रिपीटेशन कम है तो 8 दिन, बहुत ज्यादा है तो 16 दिन। उसके बाद बस्तियों को स्टॉप करिए, उसके परिहार काल में उसकी इंटरनल मेडिसिन चालू करिए जो कि मूत्रकृच्छ और त्रिमर्मी में बताई है। उसके बाद डेफिनेटली अगर वो बार बार वेगों का विधारण कर रहा है तो उसे उसकी सहमति और चीजों के बारे में सात्विक रूप से नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्वेद व स्रोतस, स्वेद व स्रोतस आप देख पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल सर। स्वेद व स्रोतस में एक बड़ी एक चीज देखें कि पेशेंट में ज्वर की चिकित्सा करने बोला है, क्योंकि स्वेद जो है उसका अवरोध हो जाता है ज्वर में, इसीलिए ज्वर चिकित्सा उसका मूल सैद्धांतिक रूप है। अब ज्वर चिकित्सा में जितने भी शोधन उपयोग है वो सबके सब स्वेद व स्रोतस में आ सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट एक्चुअली बता क्या था। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने थे, व्यायामाद अति संताप, क्षति शीत उपक्रम सेवनात्, क्रोध शोक भय, यही ऐसा लौता स्रोतस है जिसमें डायरेक्टली मानसिक लेवल के हेतु बहुत ज्यादा बताए गए। क्रोध शोक और भय, इन तीनों के कारण आपको स्वेद व स्रोतस खराब होता है। और मूलतः जब स्वेद व स्रोतस खराब होता है तो आप देखिए कि पहली डिजीज जो हमें हर जगह हर सिचुएशन में मिलती है, ज्वर, वो क्रिएट हो जाती है। ज्वर और उदक ऐसे बड़ी बड़ी व्याधियां हैं जो स्वेद व स्रोतस के अवरोध के कारण होती हैं। एक कंडीशन में जिसमें अति प्रवृत्ति मतलब कि एक्सेसिवली स्वेद होता है तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है, या बिल्कुल स्वेद नहीं होता। जहां बिल्कुल स्वेद नहीं होगा वहां ज्वर क्रिएट होगा, कुष्ठ क्रिएट होगा और आपको उदक क्रिएट होगा। तो उदर रोग में पानी भरने लगता है, स्वेद के बाहर ना निकलने के कारण अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट होती है। ज्वर में अवरोध क्रिएट होता है और पूरे शरीर में जो अग्नि है वो पित्त है वो बढ़ जाता है। और उसी तरीके से स्वेद के अवरोध से आपको तीसरी कुष्ठ की बीमारी शुरू होती है और अस्वेद के लक्षण उसके पूर्ण रूप में आने लगते हैं। स्वेद बाहर नहीं आता या फिर बहुत ज्यादा आता है। जब पित्तज होगा तो कई बार बहुत ज्यादा आएगा, जब वातज होगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा स्वेद, कई बार ऐसे ड्राइनेस भी क्रिएट होती है। तो हमें स्वेद व स्रोतस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ज्वर की मूल चिकित्सा जो कि लंघन है उनका प्रयोग करना चाहिए। और हमारे पास अगर पेशेंट बहुत ज्यादा स्वेटिंग का आ रहा है कि एक्सेसिवली लेवल पे स्वेटिंग हो रही है, तो मेद की दृष्टि को जानते हुए, एक्सेसिव स्वेटिंग का जो पेशेंट है उसमें मेद की दृष्टि और ज्वर की दृष्टि को एक साथ क्लब करते हुए इन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बस्तियों में जब हमें मेद की दृष्टि है तो हमें वमन से स्टार्ट करके फिर बस्तियों में आना चाहिए। आपको करना है व्योषादि मोदक का योग। हमें लगता है कि कितने कठिन है ये, कैसे हम यूज करेंगे। आप एक बार उनकी प्रिपरेशन देखेंगे और व्योषादि मोदक को देखेंगे, इतना छोटा सा प्रिपरेशन, रेफरेंस है चरकल्पस्थान अध्याय 7। हमें लगता है कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन एक्सेसिव फीवर जब जहां कहीं से भी कम नहीं हो रहा है, आप अगर उस योग को देते हैं इमीडिएटली एक वॉमिटिंग होती है, थोड़ा सा पार्शियल डिहाइड्रेशन होता है। आप उसमें हमारे तर्पण योग को यूज करते हैं, इमीडिएटली ये रिजल्ट आने लगते हैं और उस पेशेंट का ताप एकदम से कम हो जाता है। अवरोधात्मक संप्राप्ति के कारण वहां स्वेद व स्रोतस ब्लॉक हुआ है, वमन आपने कराया, आपको रिजल्ट आने लगते हैं। देखिए क्या है, पेशेंट हमारे सामने जब आता है तो हम थोड़े पैनिक हो जाते हैं, इसका हीट कम नहीं हो रही है, बॉडी हीट बढ़ती जा रही है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्वेद व स्रोतस के ब्लॉक के कारण ही ये क्रिएट हुआ है। स्वेद व स्रोतस की चिकित्सा ज्वर जैसी है, वमन आप कराएंगे तो बड़ी आसानी से। बस्ती लेने के लिए उस कंडीशन में पेशेंट ठीक रेडी नहीं रहते, लेकिन आईपीडी में जो लोग काम करते हैं या फिर आईपीडी अगर आपकी है
तो आप इन बस्तियों को, जैसे कि सर के पास आईपीडी पेशेंट्स हैं, आपके पास खरगोन में सर के पास होंगे, तो बस्ती में की यहाँ पर चंदन आदि बस्तियों का प्रयोग, और दाह शामक बस्ती जो चरक सिद्धि स्थान 10 में आई, ये स्पेसिफिकली पित्त शामक और स्वेदव स्रोतस में काम करने वाली बस्ती है। इतनी इजी बस्तियां हैं, दुग्ध को और यहाँ पर गुलाब को यूज करते हुए यूज किया गया है, चंदन के बेस को यूज करते हुए करा है, जो हम रेगुलरली पूजा में यूज करते हैं उन चीजों का यूज करते हुए यहाँ पर बस्तियां आई। द्राक्षा का प्रयोग करते हुए बस्तियां दी गई हैं। सिर्फ आप घर में से अगर उसको यूज करते हैं दुग्ध के साथ, तब भी आपको इनमें इन कंडीशन में रिजल्ट आ जाते हैं। और इसका सिंपल आप पंचकम का उपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अन्नव स्रोतस। अन्नव स्रोतस में आप देखें तो हेतु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिमात्रा अकाले आहितस्य भोजनात् वैगुण पावकस्य च, मतलब कि बहुत ज्यादा दुष्ट अग्नि हमारे लिए अगर है तो हमें इन चीजों के बारे में देखना चाहिए। इसमें पेशेंट हमारे सामने बहुत सारे, अनन्य अभिलाषा, मतलब खाने की इच्छा ही बिल्कुल मर हो जाना, डिस्पेप्सिया क्रिएट हो जाता है। इसमें अगर इन हेतुओं के साथ कुछ मैच कर रहा है, वो अकाल में भोजन कर रहा है, मतलब कि जो टाइम है उसको छोड़कर करता है, अति मात्रा में भोजन करता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर उसका इंटेक है फूड का, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। सिंपल चिकित्सा यहाँ पर अन्नव स्रोतस में बताई गई है कि आप वमनो विरेचन प्लान करें। देखिए सिंपल वमन विरेचन ऐसा लगता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो उसके हेतु है पहले उसको ब्लॉक करें, और अगर उसे ऐसे लक्षण कुछ क्रिएट हो रहे हैं, आरोचक का लक्षण क्रिएट हो रहा है, छर्दी अगर है तो विरेचन प्लान करें, और अगर आरोचक है तो आपको सबसे पहले वमन प्लान करके उसको ट्रीट करना चाहिए। वमन हम लोग नहीं देते हैं इसीलिए प्रॉब्लम आती है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें तो वमन जो है उसका प्रयोग मदनफल पिप्पली से, जो हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग यहाँ पर आया है। यहाँ पर इक्ष्वाकु और सिद्ध सत्तु, ये सब इम्प्रैक्टिकल थॉट्स लगते हैं कि अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन मदनफल पिप्पली का यूज हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। विरेचन का भी लिए यहाँ पर बहुत आसानी से बताया कि आपको निशोत्तर का प्रयोग करना है, व्योषादि गुटिका का प्रयोग करना है, त्रिवृत्तादि मोदक का यूज करना है, दंती अरिष्ट का यूज करना है। सिंपल सिंपल मेथड्स हैं। आप देखिए दंती अरिष्ट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, व्योषादि गुटिका मिलती है, त्रिवृत्तादि गुटिका मिलती है मार्केट में। ये अन्नव स्रोतस के जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनमें विरेचन नहीं प्लान करते आरोचक और अनन्नाभिलाषा के लिए, डिस्पेप्सिया के लिए और ऐसी सिचुएशन के लिए जिसमें रुचि नहीं बची खाने के प्रति, उन सेगमेंट्स में हमें सिंपल विरेचन डेफिनेटली प्लान करना चाहिए। पुरीश्वा स्रोतस, नेक्स्ट स्लाइड। पुरीश्वा स्रोतस में थोड़ा फास्ट लूंगा, टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है। इसमें हमें देखना चाहिए कि बेसिकली पुरीश्वा स्रोतस में हमें वमन का प्रयोग, क्योंकि पुरीश्वा संस्थान में दृष्टि है, उसके विपरीत मार्ग से चिकित्सा करें, और बस्तियों का प्रयोग, एरंडमूलादि निरु बस्ती, चंदन आदि बस्ती, चतुर्प्रासूतिक बस्ती के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि प्रासूतिक बस्तियों के बारे में चरक सिद्धि स्थान अध्याय 7 बड़ी आसानी से इसमें मेंशन हुआ है। चरक सिद्धि स्थान में 7वां अध्याय, 8वां अध्याय अगर आप देखें, 8वें अध्याय में चतुर्प्रासूतिक बस्तियां बिल्कुल इजी फॉर्मेट में बताई गई, ज्यादा भी चीजें यूज नहीं करनी। घी, तेल, मधु और दुग्ध, 4 चीजों को यूज करिए। आप मल विबंध में भी काम कर सकते हैं, अनुलोमन करें और सिर्फ आसानी से आप ट्रीट कर सकते हैं। पंचकम में हमें हैवी चीजें नहीं सोचना है, आसानी से चीजें और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट हमें सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। लास्ट स्लाइड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कुछ सवाल है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही एक्सीलेंट आपका आज का सेशन रहा, जिसमें हमने बहुत कुछ इन स्रोतों के माध्यम से चिकित्सा में बहुत आसानी मिलेगी। खासकर मुझे भी बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि स्रोतों को देखकर हम कितना आसानी से पंचकम प्लान करके हम उसे इदम प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, मतलब तुरंत उसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारा आपने बस्तियों का प्लान बताया, बस्तियों का विरेचन का बताया, जो हर वैद्य अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देने के लिए उनका प्रयोग करेगा। मैं मानता हूँ कि सभी लोगों को इसमें कुछ भी ऐसे संदेह वाले कुछ भी प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि आपने इतने गहराई से और इतने अच्छे से समझाया सर। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना समय निकाल कर हमें इतना मार्गदर्शन करा, और ऐसे ही मार्गदर्शन आप हमेशा करते रहेंगे, वैद्य मित्रम के साथ सर जुड़े रहेंगे।